रोज रोज राजमा चावल खाने वाला ससुराल। एक तरफ रसोई में चूल्हे पर पतीले में चावल उबल रहे हैं, वहीं गुस्से में लाल पीली बहू बड़बड़ाते हुए प्याज काट रही है। हे भगवान, कैसे भूखे नंगे लोगों के खानदान में मेरी शादी हो गई है। इन हपसियों को खाने के सिवा कुछ भी नहीं सोचता है। ऊपर से ये प्याज तेजाब की तरह मेरी आंखों में लग रहा है। गुस्से में बौखलाई रेशमा राजमा चावल की तैयारी में जुटी होती है, तभी डाइनिंग टेबल पर से नानिया सास की आवाज आती है। नातिन बहू, ओ बहू, अगर राजमा चावल बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? भूख के मारे पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं, जल्दी ले भी आ। जी बस तैयार हो गया नानी जी, लाई। नानिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। खाने पीने की कितनी पक्की है, 10 जनों की खुराक अकेले लपेट जाती है। रेशमा भाभी, राजमा थोड़ा तीखा बनाना और सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा देना ताकि खाने में मजा आ जाए। जी बिल्कुल नन्ना जी, आज तो राजमा में कूट कूट कर मिर्च डालूंगी। जब सबके कानों से धुआं निकलेगा और सीसी करेंगे तब पता चलेगा। मुझे तो इस राजमा चावल से चिढ़ मचने लगी है। आखिरकार क्यों रेशमा को राजमा चावल से इतनी ज्यादा चिढ़ मच रही है? सारा मसला क्या है, ये जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहाँ शारदा देवी के आंगन में मोहल्ले की अड़ोसन पड़ोसन जुटी हुई। रेशमा शादी के जोड़े में घूंघट की हुई खड़ी है और शारदा नाच रही है। अरे ओ ढोल वाले भैया, जरा जोर से ढोल नगाड़े बजाओ, सबको पता चलना चाहिए कि मेरे घर में नई नवेली बहू आई है। ढोल वाला जोर से ढोल बजाने लगता है और शारदा पड़ोसनों को चिढ़ाते हुए ठुमका मारकर नाचती है। ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बहू काम काजी शारदा उसका नाम है, पड़ोसन ने जल जाए जलना ही उनका काम है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। देख लो सावित्री बहन, ये माँ बेटियां भुट्टे की तरह उछल कर अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं बन रही हैं। चलो इनके यहाँ से। इसके बाद रेशमा की जेठानी कोमल धूमधाम से उसका स्वागत करवाती है। आओ जी देवरानी जी, दिल थामो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी। ये सासू माँ ससुर जी, ये हमारी दोनों ननद छाया चारू, ये मेरे दोनों बच्चे रूही आरव हैं। हेलो चाची, आप बहुत सुंदर हो। अरे अब क्या अपनी देवरानी को सारी रात दरवाजे पर रोके रखने का इरादा है? सफर की थकी हुई है, जाओ नई दुल्हन आराम कर लो। जी माँ जी, अभी आप जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन कल पहली रसोई के लिए समय से उठ जाना। तभी छोटी नंद चारू दोनों देवरानी जेठानी के बीच में चुटकी लेती है। अब वैसे कोमल भाभी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, कल से रसोई का जिम्मा रेशमा भाभी जी संभालेंगी। भाभी आज जितना आराम करना है रज कर आराम कर लो, क्योंकि कल से तो आपकी परीक्षा शुरू है। थकावट की वजह से रेशमा चारू की बातों पर खास ध्यान नहीं देती। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन की शुरुआत होती है। रेशमा जल्दी सुबह उठकर साफ सफाई करके रसोई में आती है, जहां रसोई के कोने में 50-50 किलो चावल के बोरे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये भगवान, ये रसोई है या राशन का गोदाम? जहाँ देखो कट्टा भर भर कर चावल रखा हुआ। लगता है मेरे माँ ससुराल वाले चावल खाने के ज्यादा शौकीन है। वैसे इन कनस्तर के अंदर तो आटा होगा। जितने माँ जी जेठानी जी आएंगे पूरी का आटा गोद लेती हूँ। रेशमा जैसे कनस्तर खोलती है तो उसमें राजमा भरा पड़ा था। तभी सास जेठानी रसोई में धमक पड़ती है। देवरानी जी, राशन ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? चलो अब जल्दी से शानदार राजमा चावल बना लो सबके लिए। और हाँ बहू, आखिर में राजमा के ऊपर से मक्खन जरूर डाला और चावल में जीरे का छौंका लगाना। जी माँ जी। हे भगवान, लगता है मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही हल्का फुल्का खाना खाते हैं, वरना पहली रसोई में सिंपल से राजमा चावल कौन बनवाता है। रेशमा राजमा चावल बनाने में जुट जाती है। चावल भिगो दिया है, राजमा उबलने को चढ़ा दिया है, तब तक ग्रेवी बनाने का मसाला तैयार कर लेती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे में रेशमा गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर सबको परोसती है। देखते ही देखते पेटू ससुराल वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह चाची, आपने बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बनाया, मुझे और चाहिए। भाई, मुझको भी राजमा चावल बहुत दमदार लगा। बहू, मेरी प्लेट में भरकर चावल राजमा डाल दे। और बहू, मुझको थोड़ा और देना राजमा चावल। पूरा ससुराल एक साथ राजमा चावल मांगने लगता है। तभी रेशमा कहती है, नानी जी,
राजमा चावल तो खत्म हो गए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए बहू रानी, तिरिया के चुगने लायक चावल बनाया था क्या? अरे तेरे ससुराल वाले खाते पीते घर के, यहाँ रोजाना 5 पतीले चावल और हांडी भरकर राजमा लगता है, तब पूरा होता है। जा जाकर दोबारा बना। ससुराल में एक बार में राजमा चावल में इतना सारा राशन बनने की बात सुनकर रेशमा के सर से चिड़िया उड़ जाती है। गुस्से में लाल होकर किचन में लौट कर आती है। चल बेटा रेशमा, लग जा फिर से चूल्हे पर। ऐसे तो देखने में सारे के सारे सूखड़े से हैं, लेकिन सबकी खुराक खली जितनी है। बुदबुदाते हुए वह सबके लिए राजमा चावल बनाकर उन्हें खिलाती है। इसी तरह रोजाना का सिलसिला हो जाता है, क्योंकि ससुराल में दोनों तीनों टाइम राजमा चावल ही बनता है। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ आज खाने में सबके लिए पनीर के पराठे और पुदीने की चटनी बना दूं। रोज रोज रात में राजमा चावल खाकर आप सब लोग भी बोर हो गए होंगे। रेशमा की इस बात पर उसकी नंद छाया कबाब में हड्डी बनते हुए बोलती है, अरे रेशमा भाभी, राजमा चावल खाए बिना ना हमारा दिन नहीं गुजरता, न रात। आप राजमा चावल ही बनाना। हाँ रेशमा, चावल खाए बिना हमारा पेट नहीं भरता, तो जाओ अब जल्दी से राजमा चावल बना लो, सबको भूख लगी है। रेशमा किलस कर अपने पति कार्तिक को घूरने लगती है। हे भगवान, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मेरी तो मिट्टी पलीत करके रख दी है। बेचारी बहू आलू बुखारे जैसी शक्ल बनाकर जाने लगती है, तभी नानिया सास सख्ती भरे मिजाज में उसे टोकती हैं। अरे ओ नातिन बहू, कल तूने शॉर्टकट के चक्कर में जो झोल किया था, कुकर में चावल बनाया था ना, मुझे उन चावलों का स्वाद आ गया था, तो आज पतीले में ही चावल बनाना, समझी ना? जी नानी जी। इसकी भैंस की आंख, हे भगवान, इस नानी का जीभ कितना चटोरा है, कुकर पतीले के चावल का टेस्ट भी भाप जाती है। बेचारी बहू अकेले 5-5 तक पतीले चावल बनाती है, और बहुत सारे राजमा बनाने के लिए भी उसे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसना पड़ता है, जिससे उसके हाथ में जलन होने लगती है। वहीं जहां ससुराल वाले राजमा चावल खाने के शौकीन थे, रेशमा डेली राजमा चावल बनाने की वजह से अक्सर खाना भी नहीं खाती थी। ऐसा ही सिलसिला आज भी चल रहा था। एक बार फिर बेचारी बहू रसोई में आती है और पिनकते हुए चावल का पतीला पटकती है। दिन रात राजमा चावल चढ़ चढ़ कर भी इन भुक्कड़ लोगों का मन नहीं भरता है। ये नहीं कि अभी कुछ अलग वैरायटी की सब्जी खा लो, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, पनीर चाप, बस राजमा चावल से चिपके रहो। हाँ। तभी कार्तिक किचन में आता है और रेशमा को भड़कते देखकर बोलता है, रेशमा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान से क्यों दिखाई दे रही हो? सिर में दर्द हो रहा है? मैं झंडू बाम लगा दूं? एक तो सबने मिलकर मेरी जिंदगी जंग कर रखी है, बड़ा आया झंडू बाम लगाने। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मक्खन लगाने की, जाओ यहाँ से, नहीं तो पतीला मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे भड़क क्यों रही हो? जा रहा हूँ बाबा। मैं तो ये बताने आया था कि नानी ने कहा है कि राजमा में मसाला मिक्सर में पीसकर मत डालना, सिलबट्टे में पीस कर डालना। हे भगवान, इस नानी सास ने तो मेरा खून पी लिया है। चिड़चिड़े मिजाज में पहले तो बेचारी 5 पतीले चावल बनाने के लिए चावल चुनकर साफ करके चढ़ाती है और फिर सिलबट्टे पर मसाला पीसती है, जिससे उसका हाथ लाल पड़ जाता है। तभी आवाज आती है, मम्मी मम्मी, राजमा चावल कब बनेगा? मेरे पेट में बहुत जोर की भूख लगी है। बस बनने वाला है यार, अब थोड़ी देर में। रेशमा बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, बच्चों को ज्यादा तेज की भूख लगी है। हद है सही में, सबर नाम की चीज नहीं है। पूरे भूखे ससुराल वालों ने चिल्लम चिल्ली ऐसे मचाने लगते हैं जैसे भंडारा खाने बैठे हैं। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। बेचारी बहू जल्दी जल्दी प्याज काटने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। इतने में पतीले के चावल भी पूरी तरह गीले हो जाते हैं। आखिर में क्या होगा रेशमा का फैसला? क्या वह अपने रोज रोज राजमा चावल के शौकीन ससुराल वालों को लगा चस्का मिटा पाएगी? सत्यानाश हो इन ससुराल वालों का, इनकी जल्दीबाजी के चक्कर में चावल का कीमा बन गया। मुझे क्या पड़ी है, इन्हीं को खाना है। अगले 5 मिनट में बहू कच्चा पक्का राजमा चावल बनाकर परोस देती है। तभी सास बोलती है, अरे वो मेरी बेलुड़ी बहू, आज का राजमा चावल नींद में बनाया क्या? चावल का हलवा बन गया और राजमा एकदम कच्चा है, और तरी भी पानी जितनी पतली है। वाह सासू माँ, ये सही, चिट भी आपकी पट भी आपकी। अरे एक तो आप लोगों को जल्दी राजमा चावल भी चाहिए, वो भी अच्छी तरह बना हुआ। अरे 2 मिनट की मैगी थोड़े है, कच्चा रह ही जाएगा तो उसमें भी राजी नहीं, और देर लग जाए तो आप सब लोग पूरे घर को मछली बाजार बना देते। एक अकेली बहू करे तो करे क्या? मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा लोगों को रोज रोज राजमा चावल बनाकर खिलाने का। या तो आप लोग रोज रोज राजमा चावल खाना छोड़ेंगे, या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आप सब लोग देखते रह जाना।
ये सुनकर चटोरे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं। वहीं रसोई में रेशमा का राज चलता है। अब हफ्ते में केवल 1 से 2 बार ही राजमा चावल बनता है, बाकी दिन हरी भरी सब्जी दाल बनती है। इस बार तो हमारी गायों ने काफी अच्छा दूध दिया है, इनमें तो काफी मोटी मोटी मलाई जमेगी। जो हमने नई गाय ली थी अब वो भी काफी अच्छे तरीके से दूध दे रही है। जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं, फिर पनीर भी तो बनाना है। देसी घी की तो बात ही अलग है। पता है इस बार तो आधे से ज्यादा गांव के लोगों ने हमें देसी घी का ऑर्डर दिया है। मैंने भी पनीर लगभग तैयार कर लिया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, फिर देसी घी पनीर बेचने भी तो जाना है। तुम लोगों ने जो जो पता बताए थे हम वहां पर घी और पनीर बेच आए हैं, और ये लो इसके पैसे। मुझे नहीं पता था कि देसी घी और पनीर बेचकर हम इतने पैसे कमा सकते हैं। तुम 5 ने तो सच में कमाल कर दिया। ये तो मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं का कमाल है, जो उन्होंने दूध से जुगाड़ करके देसी घी और पनीर बनाया और पूरे गांव यहाँ तक कि आसपास के शहरों में भी बेचा। आज इन्हीं की बदौलत हमारे घर की स्थिति ठीक हो पाई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से इन 5 जुगाड़ू बहू की देसी घी और पनीर बनाने की कहानी जानते हैं कि आखिरकार किस तरह इन्होंने जुगाड़ से देसी घी और पनीर बनाया और अपने परिवार की स्थिति को ठीक किया। अरे पूनम जल्दी करो, दूध बेचने के लिए निकलना है। वैसे ही 5 की बजाय 6 बज चुके हैं आज हमें। हाँ बस 2 मिनट की ठीक से रस्सी बांधो, फिर चलते हैं। कोमल और पूनम हर रोज की तरह साइकिल पर बैठकर गांव में अलग अलग घरों में दूध बेचने के लिए जाते हैं। आज मुझे सिर्फ 1 किलो ही दूध देना। लेकिन आप तो रोज 2 किलो दूध लेती हैं, क्या हुआ घर में बाकी लोग नहीं हैं क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव के पास अब डेयरी खुल गई है। तुम तो 40 रुपए लीटर दूध देती हो, वहाँ तो बस 20 रुपए में दूध मिल जाता है। मैं तो बस तुमसे आज ही दूध ले रही हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो औरत दूध ले लेती है, जिसके बाद कोमल और पूनम और घरों में दूध लेने के लिए जाते हैं। हमें आपसे दूध नहीं चाहिए, और उस डेयरी पर काफी सस्ता दूध मिलता है। अब से हम वहीं से दूध लिया करेंगे। जब से गांव के पास दूध की डेयरी खुली थी तब से हर कोई धीरे धीरे उन बहुओं से दूध लेने की बजाय डेयरी से काफी सस्ते दामों में दूध ले रहा था, जिसके चलते घर में सभी लोग काफी परेशान थे। जब से ये गांव में दूध की डेयरी खुली है तब से बिल्कुल ना के बराबर लोग हमसे दूध ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं पता नहीं वो भी कब दूध लेना बंद कर देंगे। ऐसे तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जितनी कमाई दिन में हो रही है उतने में तो गायों का चारा भी नहीं आ पाएगा। अब उनको भूखा तो नहीं रख सकते हैं ना। अब क्या करें? पिछले साल हम भाइयों ने मिलकर जो भी खेती की थी सारी खराब हो गई, और जो भी पैसा था अब इस साल की खेती में लग गया। हाथ में एक भी पैसा नहीं बचा है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना कब तक ऐसे चलता रहेगा? समय बीतने के साथ साथ जो 2-4 ग्राहक इन 5 बहू से अक्सर दूध लिया करते थे, और अब वो भी दूध लेना बंद कर देते हैं, जिससे इनकी गाय जितना भी रोज दूध देती उसमें से आधे से ज्यादा दूध खराब होता जा रहा था, जिसके चलते हर कोई घर में काफी परेशान था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका शीतल आज शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गई होती है। रिश्तेदार से मिलकर गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती हैं कि तभी वहां वो 2 औरतों को बात करते हुए सुनती हैं। आजकल तो शहर में हद से ज्यादा मिलावट होने लग गई है। पता है कल मैंने इनसे 1 किलो घी का डब्बा मंगवाया था, लिखा था उसके ऊपर देसी घी, लेकिन जब खाया तो खाने में इतना ज्यादा बेकार कि पूछो मत। तुम फिर भी घी की बात करियो। मैंने पिछले हफ्ते पनीर बनाने के लिए बाहर से पनीर मंगवाया था, थोड़ी देर बाहर क्या रखा पूरा का पूरा खराब हो गया। अब तो घी से लेकर पनीर तक हर चीज में मिलावट आ रही है, और हम तो शहर के लोग, ना हमें घी बनाना आता है और ना ही पनीर। मैंने कल पनीर बनाने की कोशिश की, सारा का सारा पनीर खराब हो गया। ना जाने क्या होगा अब। दोनों औरतों की बात सुनकर शीतल और अनामिका और एकदम से मुस्कुराने लगती हैं। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ अनामिका, लेकिन इसके बारे में हमें सबसे पहले घर में सबको बताना होगा। थोड़ी देर में गांव जाने के लिए बस आती है और दोनों बस में बैठकर कुछ घंटे में गांव पहुंच जाती हैं और जल्दी से घर आकर सभी को इकट्ठा कर लेती हैं। लोग हमसे दूध नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें डेयरी पर सस्ते दामों पर दूध मिल रहा है, लेकिन वही डेयरी पर घी और पनीर की कीमत दुगनी से तिगनी है। लेकिन फिर भी गांव के सभी लोग उनसे घी और पनीर खरीद रहे हैं। आजकल तो लोग गांव में भी अपने घरों में घी और पनीर खुद बनाने की बजाय बाहर से खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि दूध ना सही, लेकिन हम लोग दूध से घी और पनीर बनाकर तो बेच सकते हैं ना। दूध से ज्यादा महंगा पनीर और घी बिकता है, इससे हमारी बिक्री भी ज्यादा होगी और ग्राहक भी हमसे जुड़ेंगे। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, और तुम फिक्र मत करो, पनीर और घी बनाना मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। सुषमा अपनी 5 बहू को दूध से घी और पनीर बनाने के बारे में सिखाती हैं। माँ जी, पनीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस घी को बनाने में तो जान ही निकल रही है। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से।
अरे बहू, ये देसी घी है और जब तक देसी घी से बदबू ना आए तो कैसा देसी घी। पांचों बहुएं दूध से अच्छे से पनीर और घी बनाना सीख जाती हैं और अगले दिन जहां घर में 3 बहुएं बैठकर पनीर और घी बना रही थी तो वहीं बाकी की बची हुई अनामिका और शालू घी और पनीर लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये सच में असली देसी घी है ना? कहीं तुम लोग नकली घी तो बनाकर नहीं बेच रही हो? हम एक ही गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी हैं, अगर ये घी नकली निकले तो पैसे वापस ले लीजिएगा। गांव में कई घरों में घी और पनीर बेचने के लिए जाते हैं लेकिन कोई भी उनसे घी और पनीर नहीं खरीदता और अब दोनों बहुएं आसपास के शहरों में बेचने के लिए जाती हैं। ये सच में असली घी है। जब मेरी नानी घी बनाती थी तो उसमें भी बिल्कुल यही महक आती थी। मुझे तो ये 2 डब्बे दे दो। अरे पनीर भी कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करो, आज मुझे आधी किलो पनीर दे दो। अगर अच्छा रहा तो मैं हमेशा तुमसे ही पनीर खरीद लूंगा। शहर के कुछ लोग उन दोनों बहुओं से घी और पनीर खरीद लेते हैं जिनके इस्तेमाल करने पर उन सारे लोगों को उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और अब धीरे धीरे करके कई सारे लोग उनके ग्राहक बनने लगते हैं। भैया, आपने जो लास्ट टाइम पनीर दिया था ना, उसका शाही पनीर इतना ज्यादा स्वादिष्ट बना कि मेरे घर वालों ने तो उन्हें चाट चाट के शाही पनीर खत्म कर दिया। आपका देसी घी मैं तो अपने बच्चों को रोज देती हूँ दूध में डालकर। कुछ दिनों में इतने तगड़े हो गए हैं। आखिरकार शहर में रहकर हमें असली देसी घी और पनीर तो मिला, वरना शहर में तो मिलावट की कमी नहीं है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही उन पांचों बहू की शहर में घी और पनीर बेचकर काफी अच्छी कमाई होने लग गई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो घर से खुद उनके गांव में आकर उनसे बड़ी तादाद में घी और पनीर ले लिया करते थे। वहीं गांव के कुछ लोग जिन्होंने उन लोगों से घी और पनीर लिया था उन्हें भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिससे अब वो भी डेयरी छोड़ देसी घी और पनीर लेना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सच में देसी घी दे रही हैं, वरना मैं तो इस वक्त आपसे 2-3 डिब्बे ले लेती। गांव में रहकर भी मैंने आज तक घी बनाना नहीं सीखा है। सही कह रही हैं, ये आपसे लिया हुआ घी और पनीर काफी अच्छा होता है। कल तो मैंने गलती से पनीर बाहर रख कर सो गई थी। सुबह उठी तो सोचा कि पनीर अब तक खराब हो गया होगा, लेकिन पनीर तो ताजा ही था। यही कमाल होता है देसी तरीके से घी और पनीर बनाने का। चाहे दुकान कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलावट इंसान करता ही है। सिर्फ गांव के लोग ही अभी तक जो इन कामों में आगे नहीं निकले हैं। हमारे यहाँ से अब दूध लें या घी मिलेगा तो आपको ताजा ही। उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना हमने सीखा नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब शहर के लोग पनीर लेने के साथ साथ इन लोगों से दूध लेना भी शुरू कर देते हैं। वहीं गांव के वही लोग जो डेयरी से दूध लिया करते थे, अब वो भी उनसे दूध ना लेकर इनसे ही घी, पनीर और दूध लेना शुरू कर देते हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनकी काफी अच्छी कमाई भी होने लगती है और जहां इन लोगों के पास पहले सिर्फ 4 से 5 गाय थी, वहीं अब इनके पास 10 से 15 गाय हो जाती हैं। तुम पांचों ने कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी पांचों बहुएं इतनी तरक्की कर लेंगी। माँ जी, भले ही हमने जुगाड़ से सब किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है। अगर आप हमें दूध से घी और पनीर बनाना नहीं सिखाती तो हम कभी भी ये सब कर ही नहीं पाते। माँ जी, भले ही मेहनत हमारी हो, लेकिन दिमाग तो आपका है ना। बस भी करो, अब मेरी तारीफ ही करते रहोगे या काम भी करोगे? मैं जब तक गायों को चारा खिलाकर आ जाती हूँ। इसी तरह गाय के दूध से घी और पनीर बनाने का काम जारी रखती हैं। समय गुजरने के साथ साथ वो पनीर, घी के साथ छाछ, दही, मक्खन वगैरह का भी काम शुरू कर देती हैं और इसी तरह दिन पर दिन उनके ग्राहक भी बढ़ते रहते हैं।